लोकसभा इलेक्शन 2019 ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में चल रहा है हैशटैग। उसके अलावा कई सारे लोकसभा से रिलेटेड जो सोशल मीडिया पर हैशटैग है वो चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी झलकियां आपने सवाईमाधोपुर ऐप पर लाइव देखी थी। वक्त है 1-to-1 का। लोकसभा के कांग्रेस के जो प्रत्याशी टॉप सवाईमाधोपुर के नमो नारायण जी मीणा पहले मंत्री भी रहे हुए हैं, आज प्रचार भी किया। रात को सूचना मिली थी, उसके बाद ही काफ़ी जोश और उत्साह के साथ कई कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। सर, हमने कुछ दिन अभी 3-4 दिन पहले जब आपके नाम की घोषणा नहीं हुई थी तब हमने कुछ चीज़ें पूछी थी कि टोंक सवाईमाधोपुर क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए। तो लोगों ने बहुत सारे मुद्दे उनके बताए थे, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बेरोजगारी और ये सारी चीज़ों को लेकर के। संक्षिप्त में आप बताएं कि इस बार किस विजन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिएगा, मैं सवाई माधोपुर को 10 साल रिप्रेजेंट किया है और टोंक को 5 साल रिप्रेजेंट किया। ये दोनों विकास में पिछड़े हुए थे। सबसे पहले मैंने इनको पिछड़ा जिला भारत सरकार से घोषित करवाया था और उसकी वजह से विभिन्न योजनाएं भारत सरकार की जो चली, यूपी फर्स्ट की और सेकंड की, उसमें हमारे सब योजनाओं से दोनों जिले जुड़ते रहे, जिसकी वजह से सारे मॉडल स्कूल्स खुल गए हमारे यहाँ। ग्रिड स्टेशंस पहले हमारे बन गए। कॉलेज भी अगर खुला तो उसको मॉडल कॉलेज के नाम से दिया। यहाँ सवाई माधोपुर को हमने मॉडल टाउन बनाने के लिए एक स्कीम लेकर के आए जो करीब 83 करोड़ की थी। उसके तहत में विभिन्न काम, सीवेज के काम, ये खेरदा की पुलिया वगैरह, ब्यूटिफिकेशन के सारे काम हुए। अपने रूरल हेल्थ मिशन के तहत में बहुत सारे फंड आए। ये पूरी बिल्डिंग जो बनी थी, मेयर अशोक जी गहलोत दोनों आकर के और उसका शिलान्यास करके गए। बाद में ये बिल्डिंग बन के हुई, ये बनी है। उसमें तो हम लोगों के जो थे, इसके सबसे पहले स्कूल खुले, अपग्रेडेशन हो, अस्पताल खुले, कनेक्टिविटी, सड़क बने। और मैंने नाबार्ड से बहुत सारी सड़कें, नाबार्ड पोषित सड़कें यहाँ खुलवाई। आप गए देखिए टोंक और ये आपके करौली और सवाई माधोपुर के रास्ते में भूरी पहाड़ी का और हाड़ौती का ये 20-22 करोड़ का कॉजवे बनवाया। आज फेयरवेयर रोड है और MRD इसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बना करके डिक्लेयर कराया, कुड़गांव से लेके बरौनी तक। आप देखिए, उसी के तहत में बरौनी से लेकर के और सवाई माधोपुर तक डबल लेन बन गया। अब इसको और कुड़गांव तक चलेगा। सने सने इसको फंड आ रहे हैं, हमारे कॉजवे बन गए ताकि अब तो रोड ही रोड बनना है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी इस पिछड़े जिले में अभी कनेक्टिविटी की जरूरत है। स्कूल जो है बंद हो गए, उनको खुलवाना है और स्कूल खुलाना है, अस्पताल खुलाना है। फिर बाद में लोगों को रोजगार बढ़े, उसके लिए मुझे करना है बहुत सारी चीजें। आज शायद कोल्ड स्टोरेज एक भी हमारे सवाई माधोपुर और टोंक में नहीं है। हम हर चीज के लिए हमको जाना जयपुर में, तो कोल्ड स्टोरेज के लिए कोई प्रोजेक्ट के तहत में, चाहे वो किसी पब्लिक सेक्टर में आए, चाहे कोई उद्योगपति या कोई खोले तो वो आए। तो इन पिछले जिलों में और विकास की जरूरत है, उसको मैं गति दूंगा। पहले भी दिए। बैंकों का विस्तारीकरण इतना मैंने किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। 60 साल में जितने बैंक नहीं गए मैंने 5 साल में खोल दिए। एक सवाल यहाँ पर आता है कि चिकित्सा की भी बात की, मोटा मोटा एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा, अस्पताल में गए वो और पता चलता है कि वो यहाँ पर भी हो सकता था उसका इलाज, लेकिन बात आती है कि उसको रेफर कर दिया, कहीं भी हो रेफर कर दिया, करमोदा में और या सुरवाल में या बाड़ौती जाते जाते वो रेफर करने वाला आदमी मर जाता है। ये कई दिनों से एक बड़ा मुद्दा सवाई माधोपुर में रहा है। डिमांड उठती है, कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। 300 बेड का अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, श्योपुर का, MP, राजस्थान, मतलब 2-3-4 जिलों का इस पर लोड रहता है। आपके विजन प्लान में ये चीज है कि आप इसको मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे? देखिएगा, हमारी सरकार ने पहले कई जिलों में खोले थे और सवाई माधोपुर इम्पोर्टेंट सेंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मध्य प्रदेश से भी ये हमारा कनेक्टेड है। और सवाई माधोपुर से छोटे कस्बों में भी मेडिकल कॉलेजों की घोषणा हुई है। हमारा प्रयास होगा कि नई नई चीजें लाए। मैं ये तो नहीं कह सकता इस समय के साथ मैं कोई वादा करता हूँ मेडिकल कॉलेज खुलवा दूंगा,
लेकिन हॉस्पिटल हमने बड़ा जरूर बनाया, भारत सरकार से मैंने यहाँ के पैसे दिलवाए, डॉक्टरों की संख्या भी हमने यहाँ बढ़ाई। मेरी समझ में सब तरह की चिकित्सा यहाँ होनी चाहिए और सारे ऑपरेशंस वगैरह कम से कम लोगों को रेफर करें। अगर कोई मुद्दा होगा मैं चिकित्सा मंत्री जी से बात शुरू करूंगा और उनको बुलाऊंगा ताकि मेडिकल फैसिलिटीज को यहाँ ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज वही है, शायद आप 10 साल रहे यहाँ पर और उन 10 सालों में भी वही बिल्डिंग थी। आज भी अगर देखेंगे तो वही बिल्डिंग है, जहाँ टूट फूट होती है वहाँ थोड़ा सा तो उसको कर दिया जाता है, ठीक ठाक दुरुस्त कर दिया जाता है। क्या विजन है एजुकेशन को लेकर के सवाई माधोपुर जिले को का एकमात्र सबसे बड़ा कॉलेज है जिले का, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए कॉलेजेस की जो है इनको पैसे मिलते हैं, कुछ तो यूजीसी से मिलते हैं, कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं। पहले आपका गर्ल्स कॉलेज अंदर था, मैं गया था उनके वार्षिक उत्सव में, इनके वार्षिक उत्सव में हर बार मैं आया हूँ, कई बार आया हूँ। कॉलेज ये मुद्दा था कि इसको लड़कियों को उसको बाहर जाए, जगह की ये कहीं चयनित हुई, ये हुई, झगड़े हुए, लेकिन अल्टीमेटली बाहर आया और इसको हमने फंड्स दिलाया और वो लोग किया तो गर्ल्स कॉलेज की भी उपाधि देता है। अगर कोई डिमांड होगी और वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह किसी तरह की डिमांड करेंगे तो उनकी फैसिलिटी बढ़ाने में या बिल्डिंग बनाने में मेरी समझ में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। पानी को लेकर के, पानी अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई और पानी की प्रॉब्लम आ रही है दोनों जगह। टोंक में भी यही मामला है, पानी का बहुत इशू है, यहाँ पर भी यही मामला है। तो पानी को लेकर के क्या प्लान किया आपने? टोंक में तो देखो साहब बीसलपुर है, हमने पहले भी वहाँ उपलब्ध कराया था और उपलब्धता को बढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोंक की तो एकदम, क्योंकि बीसलपुर नजदीक है, वहां से करेंगे। हाँ, सवाई माधोपुर के लिए पहले पाली घाट से बनाए थे, सबसे पहले यहीं आते। अब ये है कि आपको गंगापुर से लाने की बात है, वो प्रोजेक्ट बड़ा स्लो किया था, उस प्रोसेस को हम बढ़ाएंगे और ताकि इनको मिले। और जहाँ भी पास में ट्यूबवेल है, आपके बनास से आता है, आपके सूरवाल बांध के पास से आता है, ये उपलब्धता ज़्यादा बनी रहे, इसके पूरे प्रयास किएंगे। बड़ा टाउन है, मॉडर्न टाउन है, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो फैसिलिटी पूरी हो। ये मुद्दा एक महत्वपूर्ण है कि लोगों को पेयजल सफिशिएंट मिले, इसकी उपलब्धता को उसके प्रयास करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बजरी और इससे जुड़ा जो करप्शन है उसको लेकर के कई सारे मामले आते हैं, खबरों में भी डेली कुछ ना कुछ चीजें आती है। आप अगर सांसद बनते हैं, जो जनता विश्वास करती है, तो इसको लेकर के क्या प्लान है आपको? देखिएगा, मैं तो जो ये सिस्टम अभी है ठेकेदारों को दे दिया, जो जिस तरीके से बेतासा इसका दोहन हुआ बजरी का, मैं पर्यावरण मंत्री भी रहा हूं, बिना पर्यावरण की स्वीकृति के आदि कचरी स्वीकृतियों से ले जाना, नदी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर उसकी बजरी को आपने निकाल दिया तो उसमें पटेरे खड़े हो जाएंगे, घास उग जाएंगे और वो डरावनी लगने लगेगी। तो इस वाले का अलग से कोई न कोई पॉलिसी बननी चाहिए। मैं तो राय दूंगा, मैं तो ये करता हूं कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म करो आप। सारी बनास में ठेठ वहां से आपके बीसलपुर से बजरी चलती है और ठेठ हमारी चंबल तक जाती है, वहां तक बजरी है। दोनों ओर की जो पंचायतें हैं, किसी न किसी पंचायत का हल्का लगता है, पंचायतों में कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, उस सोसाइटी को ही उसको दोहन का अधिकार मिले और वो ही अपने लोगों को, चाहे मजदूरों से ट्रैक्टर ट्रॉली भरे या अपनी उससे मशीन से भरे, वो उनकी देखरेख करे, रॉयल्टी वसूल करे, सरकार को रॉयल्टी पूरी आ जाए। जो भी अगर मुनाफा हो तो पंचायत की इनकम में हो तो पंचायत को विकसित हो गए। ठेकेदार तो बेतासा नीलामी कर आके थोड़े बहुत पैसों में ले जाके इतनी बजरी का दोहन कर दिया कि अगर यही सिस्टम रहा तो ये नदी में आपको बजरी नाम की चीज कोई 15 साल के बाद में नहीं रहेगी। ये तो पिछली बार बांध में 25 साल तक ओवरफ्लो हुआ था
और नीचे से पानी निकला तो नीचे से बहुत सारी बजरी जो जमा थी बांध के पेटे में वो आ गई और वो उसने फिलअप करके गड्ढों करके और बजरी हमको उपलब्ध होगी। बाकी बजरी की वो है, इसको किसी न किसी ये पॉलिसी मैटर है, हम सरकार से इसको बात करेंगे। और ये मैं तो पंचायतों को इसका ठेका दे दीजिए, वो बोली लगा देंगे, उसमें क्या बात है। पंचायत कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, सारे गांव वालों की सोसाइटी है, जहाँ हमको दीजिएगा, हम दोहन करेंगे, वो उसको सही तरीके से करेंगे, पर्यावरण की स्वीकृति लेंगे और जो भी इनकम होगी पंचायत की इनकम होगी, जिससे गांव का विकास होगा, किसी का पर्सनल विकास नहीं होगा, लोगों को मजदूरी मिलेगी। मेरी ये राय है, लेकिन ये पॉलिसी मैटर है, सरकार करेंगी, हम कुछ बढ़ेंगे तो कुछ जाकर के सरकार भी सुनेगी कि साहब ये हमारी बात है। क्योंकि मैं ये पर्यावरण मंत्री भारत सरकार में 5 साल रहा हूँ, मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ कि जंगलों की रक्षा करनी पड़ेगी, पर्यावरण को ठीक रखने के लिए नदियों की रक्षा करनी पड़ेगी। ये जीवन दायिनी है, अगर ये खत्म हो जाएगी तो हम सब खत्म हो जाएंगे, हमको पेयजल नहीं मिलेगा और नदियाँ खत्म हुई हमारे लिए बड़ी आफत खड़ी होने वाली है। इसलिए मैं तो नदी के प्रोटेक्शन के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। नदी का प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। ये धोन ठीक है करो, ये ऐसा होना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी में मैं विश्वास करता हूँ कि जितनी नदी वहन सहन कर सकते उतनी बजी उठाइएगा, अगर सहन नहीं कर सकते तो आप मत करिएगा। जंगल में से पेड़ बीच में से एक जिसकी उम्र पूरी हो काट लो, एक तरफ से अगर जंगल काट लोगे तो जंगल उसको सहन नहीं करेगा और जंगल खत्म हो जाएगा। नारायण जी, मैं इस बच्चे के मामले में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने जितनी बात बोली, एक्चुअल में दोहन एक अलग चीज हो गई। इनका भी, जिया भाई का भी जो मकसद था वो ये था, इस बजरी को लेकर बहुत जबरदस्त करप्शन हमारे यहाँ हो रहा है। कम से कम अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए 5 से 7 या 10 लाख रुपया तक पर डे पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो उसको लूट रहे हैं। अनऑथराइज बजरी का जो है व्यापार चल रहा है। दोहन अलग चीज है, करप्शन अलग चीज है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपकी है, तो एमएलए साहब भी यहाँ बैठे हैं, तो इस पर अगर कोई आप कर सकते हैं तो, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी जो लोगों ना है, जहाँ तक मेरा मानना है, ये पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी है। जब पाबंदी है तो फिर हजारों ट्रॉलियां डेली, आप ज्यादा कुछ नहीं तो भाड़ोती से, और आपका जो मोरल है उसमें सुबह 5 से और 8 के बीच में देख लेंगे, आपको 1000 से 800 ट्रॉली मिलेगी। हमने देखा है। बिल्कुल, ये बहुत सारी शिकायतें आती है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अब इसका देखिए, मैं तो गवर्नमेंट में हूँ नहीं अभी, आज की तारीख मैं तो आप जैसा एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन गवर्नमेंट आपकी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद तो नहीं हूँ, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ। बीच में अगर मैं आता हूँ तो कोई सजेशन दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि इसका वाकई में मैं आपसे सहमत हूँ कि इसका कुछ निराकरण होना चाहिए। अगर इसको दोहन होगा तो किस तरीके से हो, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो। जहाँ जितनी पाबंदी होगी, पूरी स्टेट में आप शराब बंदी करिएगा फिर भी शराब मिल रही है, कहीं से न कहीं से तो आ रही है, और वो आती है तो कोई न कोई माफिया तो है। आपके बजरी माफिया बन गए। बिल्कुल, अगर ज्यादा स्ट्रिक्टली आप इसको लंबे अरसे तक बंद कर दोगे, नहीं होगे तो ये वाला तो कहीं से न कहीं से जाएगा। चाहे शराब बंदी को ले लीजिएगा और चाहे बजरी बंदी को, अगर बजरी को हम बंद कर देंगे कहीं से न कहीं से लोग बाग ले जाएंगे, उसके भाव बढ़ेंगे, क्योंकि मुनाफा जो बहुत ज्यादा हो जाता है, तिगुना चौगुना 5 गुना 10 गुना मुनाफा हो जाएगा। तो ये तो हम खुद ये कर रहे हैं कि हम इसको या तो हॉल नहीं करते हैं तो खुद वो कर रहे हैं। सरकार को जल्दी से सुप्रीम कोर्ट से जाकर के इसकी पर्यावरण स्वीकृति, इसका कुछ हल होना चाहिए ताकि करप्शन बंद हो। जरूर मैं मानता हूं, अगर इतनी पाबंदी रहेगी कहीं छुपे तौर पे जाएंगे और करप्शन होगा, कहीं माफिया ले जाएंगे, कहीं सरकारी अधिकारियों को मिली भगत होती है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन आप ये मानो कि सारे ही अधिकारियों से थ्रू होता है तो आप पकड़े भी जा रहे हैं। आप इतना भी मत करिएगा कि साहब पूरा जा रहा है, जितने उनको आते हैं, जितने उनके साधन है वो केस बना रहे हैं, उसके बावजूद में भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो एक चिंता का विषय है।
और उस पर विचार किया जाना चाहिए और उसको रोका जाना चाहिए और कोई इसका परमानेंट हल जल्दी से निकले, ताकि ये करप्शन की जो आप बात कर रहे हैं इससे पीछा छूटे और लोगों को उपलब्धता बजरी की मिले, क्योंकि ये भी एसेंशियल आइटम है कंस्ट्रक्शन उसका। दो सवाल और आपसे हैं। उससे पहले विधायक दानिश अबरार यहाँ मौजूद हैं। आपने इशारा भी किया था अभी बीच में कि कुछ मीडिया को लेकर के और भी चीज़ें जो हैं, क्योंकि विधानसभा का एरिया है तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या कुछ प्लानिंग है, उस पर बात कर लेते हैं, फिर 2-3 सवाल आपसे करेंगे, तब तक आप ब्रेक पर हैं जी। तो विधायक साहब, क्या अभी बात हो रही थी सारे मुद्दों के ऊपर, क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे फाइट करेंगे इसको? उससे पहले भी आपसे बातचीत होती रही है लोकसभा को लेकर के, क्या रणनीति इस बार है? रणनीति बहुत सिंपल है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में सवाई माधोपुर के मतदाताओं ने विधानसभा में न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि रिकॉर्ड जीत दिलाई और रिकॉर्ड वोटिंग हुई। तो जो स्ट्रेटेजी हमारी विधानसभा चुनाव में थी वो स्ट्रेटेजी हमारी अभी लोकसभा चुनाव में भी रहेगी कि हम ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि एक लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हम ये भी नहीं समझेंगे कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है। हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि किस प्रकार से हम हर बूथ का चुनाव समझें और हर बूथ पर लड़ाई लड़ें और ये प्रयास रहेगा कि 240 बूथ के चुनाव में हम 200 के 240 के बूथों पे हम चुनाव जीतें। खासतौर से अभी जैसे सवाल जो आ रहे थे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, कई सारी आपकी विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप प्रयासरत भी है कुछ चीज़ों को लेकर के। किन इश्यूज़ के साथ में नमो नारायण जी के प्रचार में आप खासतौर से जो है उन इश्यूज़ को लेकर के आएंगे विकास के? देखिए, आज हमारी सरकार को आए हुए 3 महीने हुए हैं। 3 महीनों के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने वादा किया था किसान की कर्ज माफी का, वो वादा पूरा हो चुका है। इन 3 महीने के अंदर जो सवाई माधोपुर के अंदर आज से 20 साल पहले पानी की टंकियां बनी थी, पानी की समस्या आज भी है, लेकिन इस समस्या के निराकरण के लिए आज से 20 साल पहले पानी की टंकियां बनी थी। यह आपको विदित होगा कि 20 साल के बाद में 6 पानी की टंकियों का उद्घाटन हुआ। और फिर ये बात आई कि साहब ये तो बीजेपी की सरकार की थी। बीजेपी की सरकार के समय की योजना जरूर थी, लेकिन यूआईटी नगर परिषद और सरकार के बीच में फाइलें नाच रही थी और किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया कि इनके पीछे पड़ के इनकी जहां पे टंकियां बननी है वहां पर उनको पट्टे मिले। तो सरकार बनने के बाद में कांग्रेस पार्टी का यहाँ से विधायक जीतने के बाद में 20 साल बाद वो 6 टंकियों का उद्घाटन हुआ और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके बाद अगर चिकित्सा के आप रेफरेंस में जाएंगे तो अस्पताल के अंदर मैंने शुरू से डे 1 से कहा मरीज कम और जानवर ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज जानवर रहित हमारा अस्पताल हो गया, लेकिन जो जानवरों की आप गिनती भी नहीं गिन सकते थे, आज आप जाके देखेंगे तो आपको इक्के दुक्के जानवर मिलते हैं। तो प्रयास चौतरफा चल रहे हैं और 3 महीने कुल सरकार आए हुए हुए हैं और 3 महीने के अंदर सबसे पहले क्योंकि जीते थे, मेरा आज सौभाग्य रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि मुझे हर गांव में जाकर धन्यवाद देने का मौका मिला। धन्यवाद यात्रा में लगे रहे, जनता की समस्याएं जानी, जो कर सकते थे करे भी। तो प्रयास जारी है, लेकिन यकीनन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सवाई माधोपुर से रिकॉर्ड मतों से नमो नारायण मीणा जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और जब ये पूरा सेटअप जम जाएगा तो ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ अभूतपूर्व विकास सवाई माधोपुर के अंदर अगले 5 साल के अंदर कराया जाएगा। एक आपका सवाल जी। मैं भी विधायक जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप क्षेत्रीय विधायक हैं, इन 3 महीनों से आपकी सरकार, आप लगातार यहाँ निरंतरता बनाए हुए हैं, लेकिन इन 3 महीनों में यहाँ जो क्राइम बढ़ा है वो आपकी जानकारी में है और मैं तो ये कहता हूँ कि आप कई जगह तो खुद वहाँ मौजूद भी रहे हैं और गए भी हैं मौके पर, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने सवाल में एक मेरी प्रशंसा कर दी कि आप जीतने के बाद में निरंतरता आपने क्षेत्र में बना रखी है। इसका तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और जहाँ तक सवाल आपने कहा कि सरकार आने के बाद में माधोपुर में क्राइम बढ़ा है, तो मैंने खुद ने गृह महकमे के हमारे एसपी साहब, डिप्टी साहब और मैं सबसे काफ़ी बार इस विषय में चर्चा कर चुका हूँ। हाँ, मर्डर हुए, डकैतियाँ हुई, लेकिन सारे मर्डर खुल चुके हैं, सारी डकैतियाँ खुल चुकी हैं। तो आज क्राइम हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन हमारी सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं छोड़ा गया और उसी का नतीजा है कि आज जो क्राइम हुए हैं वो सारे खुल भी गए। इसलिए सरकार संवेदनशील इन सब मसलों के प्रति है।
फिर आपके पास आएंगे अगर रहेगी तो। जी नमो नारायण जी, एक सवाल जो कि ये लगातार जनता जुड़ रही है और सवाल भी पूछे हैं आपसे। एक जो सवाल इम्पोर्टेंट उठ करके आया है वो है कि यहाँ रणथंभौर की वजह से कोई उद्योग नहीं लग सकता, लोकल कंट्रीब्यूशन जो है वहाँ एम्प्लॉयमेंट है वो इतना है नहीं। यहाँ की बड़ी बड़ी होटल्स में जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है उनका कोई है ही नहीं। आपका क्या विजन रहेगा इस क्षेत्र के विकास के लिए खासतौर से, क्योंकि आरोप है पूर्व जो यहाँ के सांसद है उन पर कि कुछ आए थे यहाँ पर कुछ उद्योग और इस तरह की चीज़ें आई थी, वो भी टोंक लेकर के चले गए, तो पता नहीं वो क्यों ऐसा हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे कौन सा उद्योग था जो ठोंक लेकर के चले? कुछ अमरूदों की कोई एक इस तरह का प्रोजेक्ट आने वाला था, उसको वो लेकर के चले गए, वो जो जौनपुरिया जी या माधोपुर में कुछ इस तरह का हुआ नहीं, इस तरह का आरोप लग रहा है। आप क्या कुछ करेंगे रणथंभौर को बचाते हुए साथ साथ में? ऐसे कोई साइलेंट फैक्ट्री ऐसे उद्योग आ सकते हैं कुछ रोजगार के? नहीं, देखिए, रोजगार के लिए हम प्रयास करेंगे कि ऐसे जो पर्यावरण जिनमें आड़ा नहीं आता है, पर्यावरण की सैंक्शंस आड़ी नहीं आती है, वो अगर आते हैं तो उसमें हम लोगों को रोजगार बढ़ेगा। प्लस जो जितने भी आपके होटल्स हैं उस वाले में भी हमारे यहाँ के इस तरह के होटल इंडस्ट्री के उनको ट्रेन करने वाले कुछ इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं कि यहीं उनका ट्रेनिंग सेंटर खोले, यहीं के बच्चों को दोबारा ट्रेंड किया जाए और न केवल यहाँ के होटलों में ही हमारे बच्चे को नौकरी मिले, बाहर के भी 5 स्टार होटलों में नौकरी मिले। ये एक स्कोप है जिसका मैं प्रयास करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से भी कि साहब हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट का कोई इंस्टीट्यूट बड़ा लगे तो हमारे यहाँ के बच्चे उसमें करते हैं। ये एक मुद्दा है और ये इसमें काम किया जाना चाहिए, मैं करूँगा। एक सवाल जो बार बार आ रहा है, यहाँ पर 10 साल आप रहे, बड़े पदों पर सरकार में रहे और उसके बावजूद टोंक में जो है वो रेल लाइन का काम नहीं हो पाया, और ये जो सांसद जो थे अभी चल रहे हैं यहाँ पर, जो मतलब जो जा चुके हैं, उन्होंने भी इस तरह का कोई प्रयास इनकी तरफ से नहीं किया। एक बड़ा मुद्दा है ये कि 10 साल आप रहे, 5 साल वो रहे, 15 सालों में कहीं भी इस तरह का रेल का मामला नहीं हुआ। तो ये सवाल बार बार आ रहा है कि अब अगला अगर 5 साल जनता आपको दे इस मुद्दे के ऊपर तो क्या संभावना है उसकी? देखिएगा, मैं टोंक में तो 5 साल ही रहा हूँ, यहाँ वाला मुद्दा नहीं था। यहाँ तो रेलवे लाइन से खूब जुड़ी हुई है। अब ये नहीं, अंग्रेजों के टाइम से 150 साल से भी ज्यादा जुड़ी हुई है माधोपुर को। सारे हिंदुस्तान से वेल कनेक्टेड हमारा सवाई माधोपुर है। टोंक का था वो वाली हमारी पुरानी मांग थी, स्टेट थी पूरी नवाब की और वो नहीं थी, वो मुद्दा मैंने उठाया था और 5 साल में सारी जगह से लगा के भारत सरकार से कैबिनेट से मंजूर करा करके कर दिया कि हाँ साहब अप्रूव्ड है। लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उन लोगों ने 5 साल जमीन नहीं दी और जौनापुरिया जी ने कुछ करा नहीं। जौनापुरिया जी का फेल्योर है, मेरी तो सरकार आ गई। अब देखना किस धड़ाके से काम कराता हूँ। पायलट साहब हमको उप मुख्यमंत्री मिल गए, देखिएगा ये 6-8 महीने में आपको दिखेगी कि हाँ साहब जमीन एक्वायर हो रही है, रेलवे का काम फिर भारत सरकार में करेंगे। अब ये खुदा न खास्ता ऊपर वाली भी बदल जाए, फिर देखो अजी चला करके जाऊंगा रेलवे, चिंता मत करिएगा। मैं इस मामले में हार्ड टास्क मास्टर हूँ, लेकिन अब मेरे टांग अड़ा देते ना, वहां से भारत सरकार से मैंने करा दिया, यहाँ हमारी सरकार चलेगी। अब जमीन लूंगा हमारी सरकार से तो वहाँ मोदी जी को हटाओ आप, 1 मिनट में हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमको पूर्ण आशा है। क्योंकि मोदी की तो अब इतनी छवि लोग बागों से कि भैया उनका क्या हुआ 15 लाख का, काला धन का क्या हुआ, उल्टा धौला धन लेकर के और उसके दोस्त बाहर विदेशों में भाग गए और बैठे हुए हमारा ही धन ले गए, धौला सफेद जिसको व्हाइट मनी बोलते हैं। काला धन तो आया नहीं, व्हाइट मनी और चला गया बाहर। तो ये वाली बातें हैं तो वो तो मुद्दों पे दाने नहीं देते, रोज घुमा फुमा करके और गाय पे, गंगा पे, राम मंदिर पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये वाले धर्म जाने क्या क्या मुद्दों पे बात करने चाहते हैं, पब्लिक को गुमराह करना। पब्लिक समझ तो गई है, आ गया उनके कि यार इसके जुमलों में आओ लेकिन फिर भी जनता मालिक होती है, क्या फैसला देती है। हम लोगों को तो पूरी कामयाबी है कि हमको भारी बहुमत मिल करके जाएगा, यहाँ से भी हम 25 के 25 जीत करके जाएंगे और राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे और हमको सब कुछ जो भी हम चाहेंगे वो करवाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते,
अभी आपने जिक्र किया उस चीज़ का कि एक मुद्दे जो है वो आ रहे हैं बहुत सारे, गाय का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, फिर सर्जिकल स्ट्राइक, फिर अभी एक स्ट्राइक और की कुछ अंतरिक्ष के अंदर। यहाँ के जो सांसद थे जौनपुरिया, जब उनसे जब कोई बातचीत की जाती है, पूछा जाता है किसी मुद्दे पे या उनकी स्पीचेज अगर सुनी जा रही है, तो वो बात या उनके पास मुद्दों के नाम पर यही सारे 4-5 पॉइंट है। 56 इंच की का सीने की बात आती है, कभी वो मोदी जी का जो है और दूसरे सारे विजन और इस तरह की बात आती है। आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? हालांकि वो बहुत बड़े, शायद बहुत बड़ा एक बिजनेस गूंज जिनको कह सकते हैं वो हैं, और उनके पास पैसा भी बहुत है, पावर भी बहुत है, इस तरह की चीज़ें आती है। आप कैसे मुकाबला कर पाओगे किन चीज़ों? देखिएगा, ये हमारी सारी जनता समझती है, या कोई मोदी वेव नहीं है, मोदी के नाम से कुछ नहीं। आप तो जौनापुरिया जी से पूछे कि भैया तूने क्या किया, तू बता क्या है। वहां तो ये जुमले फुमले अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है और हमारे यहाँ की भी जनता समझ रखी है। उन मुद्दे एक चलने वाले नहीं है। एक बात है, मैं हालांकि इस इश्यू में नहीं बोलना चाहता हूँ, आपने पूछ लिया यार कौन सी ये स्ट्राइक सर्जिकल वो पैदी कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 65 की लड़ाई किसके टाइम में हुई थी? 71 की लड़ाई में 2 टुकड़े कर दिए थे। क्या इंडिया बहुत पावरफुल देश है, पाकिस्तान हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आर्मी अगर जो करती है उस पर देश को गर्व है, हम लोगों को गर्व है। उसको आप ये नहीं कर सकते, आर्मी कर रही है। साइंटिस्ट आज आपके कोई नई चीज बना रहे हैं, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब? उसमें क्यों आप क्रेडिट लेना चाहते हैं? ये तो साइंटिस्ट कर रहे हैं। हमारी वैसे ही हम पावरफुल कंट्री है, 4th कंट्री है हमारे वर्ल्ड में, 4th पावर है हम लोग। ये चंद्रयान वगैरह किसके टाइम चले थे? मिसाइल प्रोग्राम किसके टाइम चला था? इनके टाइम में चले हैं क्या? सारे टाइम पुराने। मैं तो कहता हूँ आर्मी जो भी कुछ करती है, आर्मी का तो वो पावर था जब पाकिस्तान के टुकड़े करते। हमारी आर्मी और हमारे साइंटिस्ट इतने पावरफुल है, पाकिस्तान हमारे कहीं आसे पासे नहीं टिकता है। 65 इंदिरा गांधी को याद करो ना आप, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आपने क्या कर दिया? रोज लाश आ रही है हमारे लोगों की, सैनिकों की और उनकी। हमारा तो खून खोलता है। ऐसी हालात पहले कभी नहीं थी। वो कहते थे 1 के बदले 10 को लाएंगे। कहाँ है 10 का? लेकिन हम उसको चैलेंज नहीं करना चाहते। आर्मी है, आर्मी पे सबको गर्व है। आर्मी अगर करती है, देश की आर्मी है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी नहीं है। इससे सारी देश की आर्मी, हमको सबको गर्व है। और हमारी आर्मी और हमारे साइंटिस्ट इतने पावरफुल हैं कि पाकिस्तान नहीं समझते। इंदिरा जी के टाइम में क्या किया था उतना किया गया इन लोगों ने। फिर किस बात के आप कहते हैं हमने ये कर दिया और वो कर दिया? इंदिरा जी ने 2 टुकड़े कर दिए। 95,000 सैनिकों ने घुटने टेक करके और सरेंडर किया था। इन चीजों में हम नहीं जाना चाहते, लोगों को ये कहते हैं। लेकिन ये मुद्दे जो उठा रहे हैं, वो इन मुद्दों को पब्लिक समझ सकी है। आज आर्मी कोई बहादुरी काम करता है तो उसमें बीजेपी किस बात से गेन कर रही है? साइंटिस्ट ने अगर कोई मिसाइल, एंटी मिसाइल, सैटेलाइट मिसाइल बन दी तो उसको उसका क्रेडिट वो क्यों ले रहे? ठीक है, प्रोरोगेटिव प्रधानमंत्री का आप अनाउंस कर सकते हो। लेकिन पब्लिक सब समझती है कि आर्मी का और साइंटिस्ट की जो काम किया हुआ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। मैं खुद भी पहले ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, पुलिस अफसर रहा हूँ और मंत्री रहा हूँ। वो आर्मी का काम है। आप तो अपनी बात बताओ ने, तुम लोगों ने आर्थिक फ्रंट पे क्या किया? देश को प्रगति के फ्रंट पे क्या किया? बेरोजगारी मिटाई क्या? कहाँ गए 2 करोड़ों को नौकरी देने वाले? कहाँ गया काला धन लाना? कहाँ 15 लाख? कहाँ किसानों को आत्महत्या की, किसानों की दुगनी आय आपने की कि उनको मिनिमम प्राइस नहीं मिल पा रही है। अब ये बौखलाए होंगे, राहुल जी ने जो दिया है कि मिनिमम इनकम का 12,000 पर मंथ होनी चाहिए और 72,000 कम से कम होनी चाहिए, उसको लेकर के बौखलाए हुए हैं।
कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं। हमने जो भी वादा किया उसको पूरा किया, चाहे राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया और चाहे आपके सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेश जी हमारे IFWJ के अध्यक्ष हैं, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के, और इससे पूर्व में भी जो आपके मंत्री आए थे टीकाराम जूली जी वगैरह कई लोग, उनको हमने पत्रकार सुरक्षा कानून का एक 13 सूत्री ज्ञापन दिया था। तो इस मंच पर हमारे पत्रकार साथी भी हैं जो संगठन से जुड़े हैं, राजेश जी शर्मा उनके अध्यक्ष हैं। तो हम आपसे ये वादा लेना चाहेंगे कि यदि आप को जो है जनाधार मिलता है और समर्थन मिलता है, आप जीतते हैं, तो राजेश जी की आज्ञा से तो वो जो 13 सूत्री हमारा जो ज्ञापन है उसकी जो मांगे हैं आपकी सरकार से, हम उसको पूरा करने का आपसे वादा लेंगे। राजेश जी कुछ दो मिनट 2 शब्द इसके ऊपर आप बता दें क्या क्या हमारी मांग आप जब केंद्रीय मंत्री थे तब भी थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति साहब के टाइम पर गहलोत साहब CM थे, उन्होंने मुझे इसी फार्म हाउस कैंपस में कहा था कि मैंने तो सोचा अब तक मकान बन गया होगा, पर ताजुब करेंगे कि आज तक माधोपुर के पत्रकारों को मकान नहीं मिले, जमीन नहीं मिली। और एक मुद्दा पत्रकार सुरक्षा कानून का, मैं जब से इस फेडरेशन से जुड़ा हूँ, ये इंटरनेशनल फेडरेशन है, और आप उस अलीगढ़ इसी संगठन के फंक्शन में गए थे जब मैं बोला था, और मेरे भाषण पर भी पूरा आपने पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में एक कहा था कि अगर पत्रकार संगठित है तो कानून की क्या जरूरत है लेकिन चूंकि ये कानून जरूरी है, पत्रकारों के साथ कई तरह की चीजें होती है। अब हम कोई बात आपसे कर रहे हैं, कई तरह के लोग होते हैं, तो पत्रकारों पर आए दिन हमले होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर भी हो और भारत सरकार में आपकी सरकार बने तो वहाँ भी है, वो सरकार है तो हमारे पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकारों की आवाज़ समस्या बहुत ज़बरदस्त है, वो आपकी सरकार स्टेट में है, इसलिए आसानी से हो सकता है। तो आप MLA साहब से और आप मिलकर के और पत्रकारों को इस बारे में क्या कहना है इस पर? तो देखिएगा, संक्षिप्त में आप देखिए जहाँ तक सुरक्षा की बात आती है, 2 तरह की चीज है। एक तो फिजिकल सुरक्षा, पत्रकारों की पूरी फिजिकल सुरक्षा हो, इसमें बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ। डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और आपका ये पत्रकारिता वगैरह और प्रेस भी है। तो इनको तो पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरी हुई आपकी सुरक्षा, आपकी सर्विस कंडीशंस। आप लोगों ने खूब तगड़ा, मैं आप ही को कह रहा हूं, अलीगढ़ में खूब तगड़ा आपने सम्मेलन किया। एक अखबार ने भास्कर में पत्रिका में गया और हम चाहे वहां जाके अटेंड करके आया था, जरा काई खबर आई कि ब्लैक आउट है। मैंने कहा भाई तो काई करो, हमारे एडिटर ने मगर लेके कह दिया यार बंद करो, ये तो इनकी मांगों के लिए। तो भाई साहब सबसे बड़ी सुरक्षा तो आप लोगों को अपने मालिकों से कि हमारी सुरक्षा, तुम्हारा मुद्दा आप अखबार में छपा ही नहीं पाए तो कम से कम ये इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है इनके तो हाथों हाथ दे दो, यही उठाएंगे तुम्हारा मुद्दा। ये वाला आपने नहीं किया। आपने इतना बड़ा फंक्शन किया, सारे राजस्थान के बुलाए, इसलिए मैं आ गया उसमें, नहीं तो मैं क्या अपने जिले वालों के तो कभी भी चले जाएंगे। तो माँ जाहिर दे गया, भाषण दिया, साहब महाराज एक लाइन कही है पत्रकार भास्कर ने, और नहीं ये तेरा इसने भी नहीं छापी, ये परदाम केसरी कोई छापी को नहीं, क्योंकि मालिक अपने खिलाफ क्यों खबर छापेंगे। तो महाराज आपको सबसे बड़ी सुरक्षा देखो, ये तो पुलिस की देगी आपकी, उसमें तो आप चिंता मत करिएगा। सुरक्षा देना आप हर एक आदमी को आपका जन्म से अधिकार है, पुलिस देगी। और उसकी कोई समस्या कोई पत्रकार हो तो मुझे बता दीजिए, चाहे मैं रिटायर हूं, तेरी पूरी सुरक्षा। अब रही तेरी ये तनख्वाह की सर्विस कंडीशन की, महाराज ये तुम जानो, तुम्हारा मालिक जाने, ये तो बड़ी बड़ी आप चीज है, कोई मुद्दे हैं, इन लोगों के लिए करिएगा, हम आपके साथ हैं। मैं खुद कर्मचारी रहा हूं और आप लोग इतने दिन करें, आपकी सर्विस कंडीशंस बेहतर होनी चाहिए, पेट भराई का काम नहीं होना चाहिए। ये दिन कह दे कि भाई तारे जचे जते लिख दे कुमार खा, तो फिर बाद में देखो बुरा मत मानिएगा, भूखा भजन होए गोपाला। तो ये तो हम खुद चाहेंगे कि अपने पत्रकारों को अच्छा
पार्टी के यहाँ अपने अखबार के यहाँ से पैकेज मिले, ताकि वो भूखा नहीं रहे और अच्छी तरीके से वो अखबार छापे। ये मैं आपके साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे मालिकों से झगड़ा करना पड़ेगा भाई साहब, पहले आप करो। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी नमोनारायण जी मीणा, इसमें सिर्फ एक बात जो खास रही वो ये रहा कि हमने पिछले 5 साल कोशिश की कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो हमारे सांसद रहे उनसे हम 1-to-1 सोशल चौपाल कर सके, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ में नहीं आए। शायद वो बचना चाहते थे कि सवाई माधोपुर का शायद उन्होंने विकास नहीं करवाया, टोंक में वो ले गए हैं, विकास कराया कि नहीं कराया वो हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन आज हमने विधायक महोदय के माध्यम से नमोनारायण जी के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि हम खुली चौपाल करेंगे, आपके सवाल जो आए लाइव में वो भी पूछे, इससे पहले जो मुद्दे थे वो भी पूछे, और बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। हालांकि थके हुए हैं और भी जगह जाना है, लेकिन आपका बहुत आभार, धन्यवाद। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए भी खासतौर से यहाँ पर आपने जो बात कही विधायक साहब ने और आपने, उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे लाइव जुड़ेंगे सवाई माधोपुर के साथ। धन्यवाद भाई साहब, मैंने तो काम करियो, ये सुबह का तुम बच्चे जो पूछ